Good morning, students. Class 12th, Political Science, Chapter 1, Challenges of Nation Building. Here is the sixth video of this chapter. In this video, we will study about the integration of Hyderabad and Manipur in India. Let's start the topic. Hyderabad is largest princely states and was surrounded by entirely इंडियन टेरिटरी. कहने का मतलब यह है कि जब आप मैप में हैदराबाद का लोकेशन देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि हम लोग जब हैदराबाद को लोकेट करते हैं उसके आसपास का जितना भी रीजन है या जितना भी जो एरिया है वो सारा का सारा इंडियन टेरिटरी से के साथ मर्ज होता है. और अगर हैदराबाद जैसा प्रिंसली स्टेट इंडिया के अंदर मर्ज नहीं होता या इंडिया के साथ नहीं मिलता तो एक बड़ा सा पार्ट विद इन द इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन के नाम पर शुरू किया जाता, जो कि इंटरनल सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी एक बड़ा इशू बन सकता था. इसलिए हैदराबाद को इंडिया के अंदर मर्ज करना एक ये कारण भी आप कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर मर्ज करना उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो गया. सम पार्ट्स ऑफ द ओल्ड हैदराबाद स्टेट आर टोटली पार्ट्स ऑफ. अगर मैं बात करें कि अगर हम प्रेजेंट टाइम पीरियड पर जो हैदराबाद देखते हैं और जिस प्रिंसली स्टेट हैदराबाद की बात की जा रही है, बहुत अलग अलग लोकेशंस हैं क्योंकि हैदराबाद बहुत बड़ा प्रिंसली स्टेट है. और प्रेजेंट टाइम पीरियड पर अगर हम देखें तो आज का महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इस लोकेशन के अंदर हम उसे देख सकते हैं. एंड इट्स रूलर कैरिड द टाइटल ऑफ निज़ाम. बेटा ये चीज़ आपको एग्जाम में भी लिखने को पड़ेगी कि भैया कौन से एरिया के राजा को किस नाम से बुलाया जाता है. तो हैदराबाद के जो किंग हैं, जो रूलर हैं, उनके लिए निज़ाम वर्ड यूज़ किया जाता था. तो एग्जाम में आपने वो ये वर्ड यूज़ करना है. ही वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन. द निज़ाम वॉन्टेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस ऑफ हैदराबाद. वो अमीर थे, बड़ा एरिया कवर करते थे, स्ट्रॉन्ग रूलर की तरह सामने आते थे. इसलिए वो चाहते थे कि भैया मैं अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेटस रखूँगा, मुझे इंडिया या पाकिस्तान के साथ जाके मर्ज होने की ज़रूरत नहीं है फॉर द सेफ्टी और फॉर द प्रोटेक्शन. ही एंटर्ड इनटू व्हाट वाज कॉल्ड अ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट. एक स्टैंड स्टिल नाम से एक एग्रीमेंट साइन किया गया इंडियन गवर्नमेंट और हैदराबाद के बीच में, जिसके अंदर सिग्नेचर करके ये फाइनल किया गया दैट द स्टैंड स्टिल agreement with India in November 47 for a year while negotiations with Indian government were going on. यानी कि हम मर्जर का जो पोजीशन है उसे अभी होल्ड पर रख रहे हैं और कुछ एक नेगोशिएशन हम और करेंगे. ये नवंबर 47 के अंदर फाइनल किया गया. 1 साल के लिए इस मर्जर की प्रोविजन को टाल दिया गया कुछ हद तक. ठीक है कि हम डिसीजन ले लेते हैं, उसके बाद हम सोचेंगे. In the meantime, movement of the people's Hyderabad state अगेंस्ट द निज़ाम्स रूल गैदर्ड फोर्सेस. पर उस 1 साल के एग्रीमेंट पूरा होने से पहले ही प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई. और ये प्रॉब्लम हैदराबाद की गवर्नमेंट से या इंडियन गवर्नमेंट से नहीं आ रही थी. प्रॉब्लम आ रही थी हैदराबाद में रहने वाले लोकल पॉपुलेशन से, क्योंकि जो लोकल पॉपुलेशन है वो निज़ाम के रूल से या निज़ाम के काम करने के तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान थी. द पीजेंट्री इन द तेलंगाना रीजन in particular was the victim of Nizam's oppressive rule and rose against them. यानी कि जो गरीब किसान हैं, जो छोटे किसान हैं या जो किसानों की जो पॉपुलेशन है जो तेलंगाना वाले रीजन में रहा करती थी, पहले वो आंध्र प्रदेश का ही पार्ट था, तो अब वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है इंडिया में. तो उस रीजन में जितने भी किसान थे वो थोड़े परेशान थे उसके रूल से, उसके ऑप्रेसिव रूल से, और इस वजह से उन्होंने आवाज़ उठाई निज़ाम के अगेंस्ट. वुमेन भी परेशान थे उनसे, यानी कि पीजेंट्री या पीजेंट्स की तरफ से मूवमेंट स्टार्ट किया गया. विमेन के साथ एक वर्स बिहेवियर था, उनकी तरफ से आवाज़ उठी. देन हैदराबाद टाउन वाज द नर्व सेंटर ऑफ द मूवमेंट. तो ये दो वो ग्रुप्स हैं जिन्होंने इस मूवमेंट को लॉन्च किया, फिर मूवमेंट को शुरू किया. और कारण हम सब लोग देख रहे हैं क्योंकि उनका जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है. द कम्युनिस्ट एंड दी हैदराबाद कांग्रेस वर इन द फोरफ्रंट ऑफ द मूवमेंट. यानी कि इन्होंने इस पूरे कमान को संभाला कि भैया हम इसके
अगेंस्ट चल रहे हैं, ठीक है। द निज़ाम रिस्पॉन्डेड बाय अनलेशिंग अ पैरामिलिट्री फोर्स नोन एज रजाकारा। बेटा रजाकारा निज़ाम की फोर्स का नाम है, और इस पूरे के पूरे सिचुएशन को संभालने के लिए निज़ाम ने अपनी पैरामिलिट्री फोर्स को उसको लॉन्च किया ताकि सिचुएशन संभाली जा सके। बट सिचुएशन नहीं संभली, और निज़ाम के खिलाफ जो लोग खड़े हुए थे उन्होंने अपनी आवाज़ बरकरार रखी, और निज़ाम को एंड में आके हार माननी पड़ी, क्योंकि बेटा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर मर्डर बहुत आम तरीके से होता था, मेम्ड है किसी को बहुत ज़्यादा मारना या बहुत ज़्यादा किसी को परेशान करना, रेप वाले सिचुएशंस बहुत ज़्यादा था, लूट मार बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है। और जो पर्टिकुलरली जो टारगेट किया जाता था नॉन मुस्लिम रिलीजन के जो लोग हैं उनको, उस पूरे के पूरे रीजन में। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है इंडिया की, तो टू ऑर्डर द आर्मी टू टैकल द सिचुएशन, और इंडियन आर्मी को बीच में इन्वॉल्व होना पड़ा ताकि सिचुएशन को संभाला जा सके। द सितंबर 1948 इंडियन आर्मी मूव्ड इनटू द कंट्रोल ऑफ निज़ाम फोर्सेस आफ्टर द फ्यू डेज इंटरमीडिएटेड फिगरिंग द निज़ाम सरेंडर, निज़ाम ने सरेंडर कर दिया, और लास्ट में हमारे पास एक ट्रीटी साइन हो गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन का, जिससे पूरी तरीके से हैदराबाद का जो कंट्रोल है वो इंडियन गवर्नमेंट के पास आ गया। नेक्स्ट जब हम लोग बात करते हैं बेटा मणिपुर की, बेटा प्लीज़ आपको राजाओं के नाम थोड़े बहुत याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर राजा का नाम राजा बोधचंद्र है। अ फ्यू डेज बिफोर independence, the Maharaja of Manipur, the Bodh Chandra Singh, signed an instrument of accession with the Indian government on the assurance that the integral autonomy of the Manipur would be maintained। यानी कि जो इंटरनल इंडिपेंडेंस है, इंटरनल जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जो ऑटोनॉमी है उनकी, वो बनी रहेगी। अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन द महाराजा हैड इलेक्शंस इन मणिपुर in June 1948 एंड द स्टेट बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। बेटा एक चीज़ ध्यान से सुने, राजा चाह रहे हैं कि इंटरनल जो पावर है वो कुछ हद तक राजा के हाथों में रहे। जनता ऐसा नहीं चाहती, जनता के फोर्स करने पर इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं, और सबसे पहले आज़ादी के बाद इंडिया में यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के नाम पर पहली बार इलेक्शन हुए। Thus, Manipur was the first part of India to hold the elections on the basis of universal franchisee. In the Legislative Assembly of Manipur, there were sharp differences over the questions of merger of Manipur with India। यानी कि लोग दो ग्रुप्स में कि भाई एक कुछ कह रहे मिलना है और कुछ कह रहे नहीं मिलना, तो बिल्कुल क्लियर डिवीजन दिखता था उस डिसीजन के रिगार्डिंग। वाइल द स्टेट ऑफ कांग्रेस वांटेड द मर्जर, ऑब्वियसली जो स्टेट कांग्रेस है जो मणिपुर की, वो मर्जर चाहती है, और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसको अपोज करती हैं, मना करते हुए हमें उनके साथ नहीं मिलना। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सीडेड इन द परसुइंग द महाराजा इनटू साइनिंग द मर्जर एग्रीमेंट इन सितंबर 1949। तो एक मर्जर एग्रीमेंट साइन कर लिया गया जिसमें राजा की तरफ से पावर को सरेंडर कर दिया गया इंडियन गवर्नमेंट के पास। And without consulting the popularly elected legislative assembly Manipur, this caused a lot of anger and resentment in the Manipur। The बेसिकली बेटा अपना ये चीज़ इस सिचुएशन में याद रखो कि पहले कुछ और प्रोविजंस चलते रहे कि भी ठीक है इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस के बाद जो डिसाइड होगा कि पावर किसके कितने पास रहेगी वो चीज़ फाइनल करेंगे। बट बाद में सिचुएशन उस तरीके से नहीं रही, ओपनली उसे डिस्कस नहीं किया गया, और इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरवीन करके पूरी तरीके से मणिपुर का जो ऑटोनॉमी है वो ख़त्म कर दिया और उसे इंडिया के अंदर मर्ज कर लिया गया। तो ऑटोनॉमी बिल्कुल भी नहीं दी गई। और बेटा ये आप याद रखें कि यहाँ हम मणिपुर की बात करें, मणिपुर एक ट्राइबल रीजन है, या फिर जो प्रिंसली स्टेट है ट्राइबल कम्युनिटीज़ में आता है। तो जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ अभी भी हमें रीसेटलमेंट का जो प्रॉब्लम है वो फेस करना पड़ता है। तो इसके पीछे एक ये कारण भी है, और जो इस वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अलग प्रोविजंस भी बनाए गए उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी, या फिर उनको कुछ एक्स्ट्रा या स्पेशल पावर देने के लिए। तो कुछ इस तरीके से डिसीजंस लिए गए। हमारे पास सिलेबस में बेटा दो ही एग्जाम्पल्स हैं।
एक एग्जाम्पल और आएगा प्रिंसली स्टेट का, जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग, उसे हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो सिलेबस में से कट कर दिया गया है इस साल, बट थोड़ा बहुत हमारे पास वो आएगा जिसे हमें पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट बुक में भी हम उसे डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पर भी हम उसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी स्टेट्स।